हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम NSM सीरीज़ म्यूचुअल फंड 5A का मॉक टेस्ट शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 पार्ट सी से। पार्ट ए एंड पार्ट बी हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो आज हम पार्ट सी से मॉक टेस्ट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ideally the portfolios will be divided into dash and the satellite portfolio. ऑप्शन है कोर, सेकेंड ऑप्शन है नो सफिशिएंट डेटा। तो करेक्ट आंसर है कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर पोर्टफोलियो विल बी इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द डैश नीड एंड गोल ऑफ द इन्वेस्टर। तो ऑप्शन है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। करेक्ट आंसर है लॉन्ग टर्म। Next question, satellite portfolio will be invested to take advantage of expected dash market movement. The correct option है short term and long term। तो करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे ये जो पहले तीन जो क्वेश्चन है उसमें से हम समझेंगे कि कोर पोर्टफोलियो सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है। कोर पोर्टफोलियो डिफेंसिव रहता है और वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को कोर पोर्टफोलियो कहा जाता है, और जो सेक्टर फंड होता है सेक्टर फंड उससे सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क रहता है। तो जनरली कोर पोर्टफोलियो डिफेंसिव रहता है कंपेयर टू द सैटेलाइट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कोर पोर्टफोलियो यहाँ पे दिया है, जब भी हमने डिस्कस किया था। डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे कोर पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर फंड एन एग्जांपल ऑफ सैटेलाइट फंड डू वेल। ऑप्शन है साइक्लिकली और रेगुलरली। तो करेक्ट आंसर है साइक्लिकली। जो सेक्टर फंड होते हैं वो हमेशा परफॉर्म नहीं करते हैं, उनका एक इकोनॉमिक साइकिल रहता है, उस टाइप पे वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि कुछ महीने पहले, कुछ 6-7 महीने पहले या आप कह सकते हो साल भर पहले IT सेक्टर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक इनका साइकिल रहता है, उस साइकिल को समझ के अगर कोई इन्वेस्ट करता है, यानी उससे थोड़ा इकोनॉमिक का स्टडी होना ज़रूरी है, तो फिर वो साइक्लिकल फंड में सेक्टर फंड में निवेश कर सकता है जो साइक्लिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड विल डू वेल व्हेन द इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू। ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्लाइन। करेक्ट आंसर है डिक्लाइन। जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं। द एक्सपोजर टू द गोल्ड फंड कैन बी इंक्रीज व्हेन। ऑप्शन है इन्फ्लेशन इज हाई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल अनसर्टेनिटीज। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। आप गोल्ड फंड में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हो जब ये इन्फ्लेशन हाई है या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेट इन्वेस्टर में बी कंफर्टेबल विद -% एलोकेशन टू कोर इन्वेस्टमेंट एंड -% एक्सपोजर टू सैटेलाइट और टैक्टिकल पोर्टफोलियो। 80-20 और 20-80। तो करेक्ट आंसर है 80-20। आप 80% कोर पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हो और 20 सैटेलाइट या इसे टैक्टिकल पोर्टफोलियो कहते हैं। सैटेलाइट या टैक्टिकल पोर्टफोलियो थोड़े रिस्की रहते हैं कंपेयर टू द कोर पोर्टफोलियो, तो उसमें कम निवेश करना चाहिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए 80-20 का रेशियो रखना चाहिए, कोर में 80 और 20% सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड विल बी रिस्कियर देन दी डाइवर्सिफाइड फंड। जो सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड रहते हैं, थीमेटिक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, PSU फंड हो गया, एक डाइवर्सिफाइड फंड से ज़्यादा रिस्की रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इज रिस्कियर देन द आर्बिट्रेज फंड। ट्रू और फॉल्स? तो इसका भी आंसर है ट्रू। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड रहता है वो आर्बिट्रेज फंड से ज़्यादा रिस्की रहता है। कि आर्बिट्रेज फंड में हेज पोजीशन रहता है, दे बाय इन कैश मार्केट एंड सेल इन फ्यूचर मार्केट, तो इसमें हेज रहता है।
तो उनका जो प्रॉफिट भी एक लॉक हो जाता है, जो डिफरेंस रहता है दो मार्केट के बीच में, वो आर्बिट्रेज का प्रॉफिट रहता है। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डेप्ट में भी निवेश होता है और इक्विटी में ज़्यादा निवेश होता है। तो जहाँ पे इक्विटी आ गया शब्द, वहाँ पे रिस्क शुरू हो जाता है। आर्बिट्रेज फंड में भी इक्विटी रहता है, लेकिन इक्विटी हेज किया जाता है, उसका फ्यूचर मार्केट में सेल करके उसे हेज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लेवल ऑफ द रिस्क डिपिक्टेड बाय द कलर कोड बॉक्स? ब्लू प्रिंसिपल एट लो रिस्क, येलो प्रिंसिपल एट मीडियम रिस्क, ब्राउन प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट या स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में देखोगे तो वहाँ पे ये कलर्स डिफाइन करते हैं कि इस स्कीम में कितना रिस्क है। रिस्कोमीटर नाउ हैज़ ए डैश टाइप ऑफ रिस्क, 5 और 6, तो 6। तो रिस्कोमीटर रहता है, डायग्राम टाइप रहता है, पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन रहता है रिस्क का। तो वहाँ पे 6 लेवल रहते हैं, तो 6 इज़ द हाईएस्ट लेवल, और फर्स्ट से शुरू होते हैं और 6 तक रहते हैं। तो वहाँ पे 6 लेवल ऑफ रिस्क दिए गए हैं, तो उसे आप देख के समझ सकते हो कि इस स्कीम में कितना रिस्क है। रिस्कोमीटर हैज़ टू बी evaluated on the dash basis, quarterly, monthly. The correct answer is monthly. Investors who want to invest in low risk equity will consider an dash fund or a dash fund. जो इन्वेस्टर को कम रिस्क लेना है इक्विटी में, तो किस में निवेश करेगा, सेक्टर थीमेटिक में या इंडेक्स वैल्यू में? तो करेक्ट आंसर है इंडेक्स वैल्यू फंड में, बिकॉज सेक्टर एंड थीमेटिक फंड आर रिस्कियर देन इंडेक्स एंड वैल्यू फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, investor willing to take additional risk for better return will choose dash fund. तो ऑप्शन है वैल्यू या ग्रोथ। जो करेक्ट आंसर है ग्रोथ। ग्रोथ फंड में उसमें रिटर्न के ज़्यादा अच्छे चांसेस है, उसमें रिस्क भी है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है। ग्रोथ और वैल्यू फंड में क्या फ़र्क है? ग्रोथ फंड में जो फंड मैनेजर है वो ऐसी फर्म को सर्च करता है जिसमें हाई रिटर्न हो, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी हो एंड लो डिविडेंड यील्ड हो, जिसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। और वैल्यू फंड में जो फंड मैनेजर है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फंड में सर्च करता है जो स्ट्रॉन्ग फंड विच इज़ अवेलेबल एट ए गुड प्राइस और जिसका डिविडेंड यील्ड हाई रहता हो। तो वैल्यू स्टॉक में डिविडेंड यील्ड हाई रहता है और ग्रोथ फंड में डिविडेंड यील्ड लो रहता है। और वैल्यू फंड में वैल्यू स्टॉक है उसमें ये जो शेयर्स है दे आर अवेलेबल एट अ गुड प्राइस कंपेरेटिवली इंटरेस्टिंग प्राइस। जो इसकी इंटरेस्टिंग प्राइस रहती है उसके मुकाबले वो सस्ता मिलता है। इट अपीयर्स टू बी अवेलेबल एट गुड प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फंड आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर एक्सपोजर टू एन एसेट क्लास विदाउट रिस्क एसोसिएटेड विद द फंड मैनेजर सिलेक्शन एंड स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन है पैसिव और एक्टिव। तो करेक्ट आंसर है पैसिव। पैसिव फंड है वो इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो फंड मैनेजर के ऊपर में आप ज़्यादा निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो वैसे उनके लिए पैसिव फंड सूटेबल है, क्योंकि पैसिव फंड वही निवेश करता है जैसे इंडेक्स फंड हो गया, दे आर कॉल्ड द पैसिव फंड। वहाँ पे फंड मैनेजर को उतना ही निवेश करना होता है जितना इंडेक्स में जो से जिस मात्रा में उतने ही मात्रा में उसे उसका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना होता है और वही शेयर उसके बाई करना होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैसिव। इंडेक्स फंड आर पैसिव फंड एंड दे आर नॉट ट्रेडेड ऑन दी एक्सचेंज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इंडेक्स फंड पैसिव फंड भी हो सकते हैं एंड ETF भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ETF होते हैं, दे आर ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर ऑल्सो डैश फंड दैट जनरेट्स रिटर्न इन लाइन विद द इंडेक्स और बेंचमार्क। तो इसका एक्टिव और पैसिव, तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिव फंड। जैसे हमने डिस्कस किया था, इंडेक्स फंड्स आर ऑल्सो पैसिव एंड ETF आर ऑल्सो पैसिव। डिफरेंस बिटवीन दैट, ETF है जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और इंडेक्स फंड्स which are passive but they are not traded on the exchange. There is higher cost of fund management in active fund. True or false? तो आंसर है ट्रू। जो एक्टिव फंड रहते हैं उसमें जो एक्सपेंसेस रेशियो रहते हैं वो ज़्यादा हाई रहते हैं इन कंपैरेटिवली द पैसिव फंड। द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द डेब्ट फंड मे बी सीन इन लाइट ऑफ टू सेपरेट रिस्क।
डैश रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी डेट फंड में दो टाइप के रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क यानी उसमें से कुछ जो फंड में जो इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है फंड मैनेजर में, उसमें से क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है, तो एक क्रेडिट रिस्क बना रहता है डेट फंड में। सेकेंडली इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते रहता है, गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते रहते हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट रिस्क भी रहता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो लॉन्ग टर्म फंड जो रहता है उसे उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म फंड में, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को बेनिफिट हो जाता है, इसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। एसेट एलोकेशन इज डन आफ्टर एसेसिंग द इन्वेस्टर। ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल, गोल, सिचुएशन, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब इन्वेस्टर के लिए एसेट एलोकेशन किया जाता है तो इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल देखा जाता है, उसका गोल क्या है और उसकी सिचुएशन क्या है, इन सभी फैक्टर को देख के उसका एसेट एलोकेशन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमन फैक्टर दैट मैनी पीपल यूज टू इवेल्युएट द रिस्क इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल इज द इन्वेस्टर बैंक बैलेंस, इन्वेस्टर एज। क्या इन्वेस्टर के बैंक बैलेंस देख के उसका रिस्क प्रोफाइल जाना जा सकता है या इन्वेस्टर के एज? तो करेक्ट आंसर है इन्वेस्टर की एज। इन्वेस्टर की एज देख के रिस्क प्रोफाइल जाना जा सकता है। अगर कोई 20 साल का नौजवान है तो उसका रिस्क प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल हाई रहेगा, लेकिन वही अगर कोई 60 ईयर्स का पर्सन है तो उसका रिस्क प्रोफाइल लो रहेगा। तो जनरली ऐसा रूल है कि 100 माइनस एज, जो फिगर आता है उतना इक्विटी में निवेश करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 माइनस 20 ईयर्स का एज है, तो अभी हम समझते हैं जरा इससे। हंड्रेड माइनस एज, वेट, 100 माइनस 20 ईयर्स का नौजवान है तो उसको 80% इक्विटी में निवेश करना चाहिए। अगर यहाँ पे उसको हम क्लियर कर देते हैं, तो जितना एज है उसको हम माइनस करेंगे तो जो फिगर रहेगा उतना उसको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। अगर 140 ईयर्स का नौजवान है तो 100 माइनस 40 तो बचेगा 60, तो 60% ही शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी। बाकी का बैलेंस वो डेप या फिक्स इंस्ट्रूमेंट जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में कर सकता है। तो हम अभी यहाँ पे हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, कितने सही गए आंसर। लेट व्यू द स्कोर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और हमारे सभी आंसर सही है, 22 आउट ऑफ 22। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।